नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ कंपनी के डिटेल्स के साथ-साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो है और किस लेवल में बना है और किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डी-मार्ट, जिसको एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा भर-भर के कमेंट्स आते रहते हैं कि सर डी-मार्ट के ऊपर ऐसा क्या हुआ जो वो कंपनी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं और करेक्शन भी देखने को मिला था। देखिए इसके पीछे 2 रीज़न है। पहली बात, रिलायंस रिटेल बिज़नेस के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और रिलायंस ने क्या किया, जितने सारे बिग बाज़ार का जितने सारे आउटलेट था, जहाँ पे बिग बाज़ार बंद होकर पड़े हुए थे, उस आउटलेट को खरीदारी किए और वहाँ पे मतलब बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो बिज़नेस स्टार्ट कर दिए। और रिलायंस एक बड़ा टारगेट भी ले चुके हैं। रिलायंस रिटेल का जो बिज़नेस है, वो ये बता रहा है कि हर दिन में वो 2 अलग-अलग जगह पे, इंडिया में 2 अलग-अलग जगह पे वो खुद का शॉपिंग मॉल ओपन कर रहा है। मतलब खुद का रिटेल बिज़नेस का जो मॉल्स है, वो ओपन कर रहा है। तो सोचिए हर दिन 2 मतलब सालों में कितना होगा? सालों में करीबन 700 से भी ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा कंपनी बिज़नेस के ऊपर एग्रेसिवली रिलायंस काम कर रहा है। और उस हिसाब से एवेन्यू सुपरमार्ट का जो ग्रोथ है वो कम है। हाँ, एक बात तो ज़रूर आपको याद रखना है कि रिलायंस जो रिटेल बिज़नेस के ऊपर है, उनमें से उसकी एक वीकनेस पॉइंट है। वो वीकनेस पॉइंट क्या है? वो डिस्काउंट तो देते हैं, मगर हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन में डिस्काउंट देते हैं और डीमार्ट के ऊपर हर दिन में आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें कोई डीमार्ट का मैं प्रमोशन करने के लिए नहीं आया। मैं आपको ये समझाने के लिए आया हूँ कि आप जब किसी भी कंपनीज़ के ऊपर खरीदारी करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको हमेशा डिस्काउंट प्राइस चाहिए है और डिस्काउंट जहाँ पे मिलता है हम लोग उसी दुकान में जाते हैं। तो डीमार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, जिसके चलते कंपनी का बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिलता है। अगर मैं सेल्स का डेटा दिखा दूँ, तो इसमें कोई भी खराबी नहीं दिखेगा। उल्टा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ हुआ। 10,600 करोड़ से बढ़ के हो चुके 12,600 करोड़। तो अलग लेवल का यहाँ पे सेल्स देखने को मिला और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 686 करोड़ से घट के हो चुके 623 करोड़, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था और ज़्यादा होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। दूसरी बात, कंपनी पिछले सालों में क्या किया, कर्जा सॉरी टैक्सेशन कम दिया था। टैक्स कंपनी बहुत कम पेमेंट किए थे और जिसके चलते कंपनी इस बार ज़्यादा टैक्स पेमेंट करने के कारण कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा-सा कम होता दिखे। अब एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो है। तो क्योंकि कंपनी के ऊपर हर किसी का भरोसा है। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी खराब है, बेकार हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है और इसका जो ओनर है, इसका जो फाउंडर है, राधाकिशन दमानी जी है, जिनका इस फील्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि उन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किए थे वॉलमार्ट के बिज़नेस को स्टडी करके। तो सोचिए उन जो एक स्टॉक ब्रोकर्स भी है, मतलब ब्रोकर्स भी था और आज वो खुद का बिज़नेस चला रहा है और डीमार्ट के ऊपर उनका सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। तो सोचिए इस कंपनी के ओनर और मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, जो इस कंपनी को अच्छी तरीके से ड्राइव करके आगे ले जाएँगे। तो कंपनीज़ के ऊपर क्या मतलब बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कर्ज़ा ना के बराबर है। अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट भी है। रिज़र्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और कंपनी बिज़नेस के ऊपर देखिए सीडब्ल्यूआईपी में कितना इस बार 1000 करोड़ के आसपास पैसा लगा है। तो बिज़नेस के ऊपर जब पैसा लगा जाता है और उस टाइम में अगर कंपनी का प्राइस सस्ते में देखने को मिला है, तो इससे बड़ी अपॉर्च्युनिटी शायद आपको दोबारा ना मिले। क्योंकि इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, तो आपको मैं पहले बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर क्या बन रहा है? शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। तो शोल्डर शायद टाइम लेकर बनाए, कुछ भी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शोल्डर बना है, यही काफ़ी है। तो शोल्डर बनने के बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैं पहले बोल चुका हूँ 200 डेज़ ईएमए के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो इस लेवल को टच करेगा। अभी देखना ये है कि टच करने के बाद वो करता क्या है? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद देखिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक टारगेट बना। तो इसी तरीके से आपको होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ बना रहना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा मिल सकता है।
क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूँ, तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उस कंपनी के ऊपर देखिए भर-भर के माल उठाया जा रहा है। भर-भर के मतलब 60, 68, 70% के आसपास। जब कंपनी के ऊपर इतनी क्वांटिटी ऐड किया जा रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा नहीं होगा? मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। आप किस तरीके से सोचते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एस्टॉल लिमिटेड। देखिए एस्टॉल पाइप कंपनी इंडिया के एक लीडिंग कंपनी है। एक टाइम एस्टॉल नंबर 1 पोजीशन में था, आज सुप्रीम नंबर 1 हो चुके हैं मार्केट कैप के हिसाब से, और एस्टॉल सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे तो टक्कर चलता रहता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन के लिए, थर्ड पोजीशन के लिए। तो इसको पोजीशन से देखना देखना नहीं चाहिए, कंपनी का परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का देखिए पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। अभी कितना हाई है एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं, तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो था 134 के आसपास, और आज पी रेशियो कितना है, मतलब 95 के आसपास, और एवरेज पी रेशियो कितना है 84। इसका मतलब कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड है। अगर मैं इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे भी ओवर वैल्यूड देखने को मिलेगा, और कंपनी का खुद का एवरेज पी रेशियो के हिसाब से बात करूँ तो वहाँ पे भी ओवर वैल्यूड देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर जो अभी फिलहाल के जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखते हुए मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी का और वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, और इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा, तो उसके लिए कंपनी का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स में कुछ कमियां नहीं है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स ज्यादा हुआ, मगर कंपनी क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। इसका मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में जो एस्टिमेट किया जा रहा था वो एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए, और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो एस्टिमेट था उस एस्टिमेट को कंपनी बीट कर पाया है। तो कहने का मतलब है कंपनी में यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अभी कंपनीज के ऊपर नेट प्रॉफिट जो है वो भी कुछ 75 करोड़ से बढ़ के हो चुका 130 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा कंपनी का। बीच में जो प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर बेसिस में बढ़ा था, उसमें कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ। अभी कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को बढ़ाया, एफएस ने होल्डिंग बढ़ाया, डीएस ने सेम टू सेम रखा, पब्लिक के पास सेम टू सेम है, और प्रोमोटर के पास भी पहले जितना होल्डिंग्स था उतना ही होल्डिंग है। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। अभी क्यों नहीं माल मतलब बेच रहा है, देखिए उसके पीछे जो रीजन है, वो रीजन देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। उसी तरीके से परसेंटेज ऑफ रिटर्न के बारे में बात करूँ, मतलब सीएजीआर का परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ, 10 साल में 40%, 5 साल में 30%, और 3 साल में 30%, 1 साल में 30% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। इसका मतलब अलग लेवल का कंपनी प्रॉफिट दिया, जिसके चलते मुझे लगता है अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो एक लेवल मेंशन किया आपको दिया था कफ विथ हैने पैटर्न केट का, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब क्या है, मान के चलिए इस लेवल को कंपनी ब्रेकआउट की, तो ब्रेकआउट के बाद ही आपको एंट्री नहीं लेना है। उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल और कुछ दिनों के बाद भी कोई कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, और वो भी ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तो उसके ऊपर एंट्री बनेगा। तो इसको कहा जाता है कंफर्मेशन, और इसको कहा जाता है ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन चाहिए, तभी उस कंपनी अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ब्रेकआउट तो हुआ मगर कंफर्मेशन नहीं हुआ, तो जरूर कहूंगा इंतजार करिएगा, शायद आपको उसका फायदा मिले। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है प्रिंस पाइप। देखिए प्रिंस पाइप पाइप्स एंड फिटिंग इंडस्ट्रीज में खुद का नाम धीरे धीरे करके एक लेवल में कंपनी पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। कंपनी आज सेक्टर वाइज देखा जाए तो टॉप 5 में इसका नाम दिखेगा। टॉप 5 में बाकी इसके जो कंपटीटर है वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि उससे पहले जो दोनों कंपनी है, इस दोनों कंपनी का मार्केट कैप और प्रिंस का पाइप का मार्केट कैप देखा जाए तो आसपास ही है। तो कभी ना कभी उस लेवल को ब्रेक कर पाएंगे, मगर जो एस्ट्रॉल है, उसके बाद जो मतलब सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, इस लेवल को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। तो एस्ट्रॉल के बारे में अभी मैं चर्चा किया हूँ, अभी प्रिंस पाइप के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी के ऊपर दो चीज आपको बहुत शानदार लगेगा। कंपनी का वैल्यूएशन आपको सस्ते में दिखेगा, आरओसी आरओई एवरेज के लेवल के आसपास है, इनकम अच्छा है, डेप्थ कम है, कंपनी के हाथ में कैश भी शानदार है। उसी तरीके से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, मगर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का सेल्स इंक्रीज नहीं हो पाए। उसी तरीके से कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो पिछली बार कंपनी 24 करोड़ का लॉस किया था, वो बढ़ के हो चुकी है इस बार प्रॉफिटेबल ग्रोथ हुआ 71 करोड़ के आसपास। लॉस मेकिंग कंपनी फिर से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, तो यही कंपनी के लिए खासियत बना।
और जिसके चलते कंपनी का बैलेंस शीट में भी ग्रोथ हुआ, रिजर्व भी बढ़ा, कर्जा भी कम हुआ, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा और बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगाया जा रहा है। तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम होने के लिए एक फायदेमंद सिचुएशन हो सकता है। अभी कंपनी को ट्रेड कितना मिला? कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला अराउंड आप देखेंगे तो 418 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला और इस प्रोजेक्ट के बेसिस में कंपनी का आज तक की हाईएस्ट प्रोजेक्ट है। लास्ट कुछ ईयर्स से देखा जाए तो कंपनी का अच्छा खासा प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली मिलते जा रहा है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसटीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं और होल्डिंग को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ग्रोथ देखने का चांसेस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो रही बात डिलीवरी का डेटा, तो प्रिंस पाइप के जो डिलीवरी का डेटा है वो कुछ वीकनेस के बेसिस में देखने को मिला था। वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। अभी एक चीज मैं बता दूं कि 34% 40% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो जो मतलब प्रिंस पाइप को जो चार्ट पैटर्न बना, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कफ विथ 100 पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी इस कैंडल के ऊपर मिल चुके थे। कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस उसको फेस करना पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद देखिए हाई वॉल्यूम के साथ उन्होंने रीबैक किया। इसका मतलब क्या है, इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद जो यहाँ पे बायर था, जो बायर यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, वो फिर से इसको नीचे लेके आए और यहाँ पे जबरदस्त बाय किया और इस अच्छा खासा बाइंग के कारण फिर से वो रीबैक किए और रीबैक होने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं और इस टाइम को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर बड़ा मोमेंटम हुआ तो 30% के आसपास टारगेट बन सकते हैं और लेवल बन सकता है करीबन 930 रुपीज़ के आसपास। ये लेवल टारगेट बनने के लिए सही होगा। देखिए टारगेट बनने के लिए सही होगा, इसका मतलब आप इसको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझिए। जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न को फॉलो करके मैं काम करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो आप यहाँ पे काम करेंगे तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क भी आपका होना चाहिए और डिसीजन भी आपका होना चाहिए। क्योंकि किसी की बात सुनकर ब्लाइंडली निवेश करना सही नहीं होगा, आपको उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके खुद का डिसीजन भी लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, आप देखेंगे तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वो जल्द से जल्द इसका जो इतने सालों तक उन्होंने फेस वैल्यू को स्प्लिट नहीं किया, फाइनली वो स्प्लिट करने वाला है। क्योंकि उनका कहना है कि जितने सारे इन्वेस्टर है वो बड़े इन्वेस्टर इसके ऊपर निवेश कर पाते हैं, छोटे रिटेल पब्लिक इसके ऊपर निवेश नहीं कर पाते, क्योंकि 24,000 देकर एक शेयर खरीदने का किसी रिटेल पब्लिक के दम नहीं होता। तो इसीलिए उसको स्प्लिट किया जाएगा, एक के बदले 10 शेयर दिया जाएगा। तो इसके मतलब यहाँ पे 10 से डिवाइड भी किया जाएगा, तो 2400 के आसपास इसका प्राइस दिखेगा। देखिए अभी सिचुएशन को वाइज बता रहा हूँ, जब इसका स्प्लिट होगा तब जब प्राइस रहेगा उससे आप 10 से डिवाइड कर लेना, जो कैलकुलेशन आएगा उसी प्राइस में आपको दिखने को मिल जाएगा। तो क्या डिसीजन है इस कंपनी के ऊपर आपका, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ एक बार सोच समझ कर रिसर्च करके ही काम करना, क्योंकि डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। एक चीज़ मैं जरूर कह सकता हूँ कि आप किसी भी डिसीजन ले रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो में 5% से ज़्यादा किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश नहीं होना चाहिए। तो आप बिगिनर है, एकदम मार्केट में नया है, तो 3% से ज़्यादा निवेश मत करिए। चाहे आपको प्रॉफिट हो ना हो, चाहे आपको प्रॉफिट छोटा मोटा हो, आपको सीखने का मौका मिलेगा। जब आप सीख पाएंगे, खुद सीख लेंगे, तब आप जितना मर्जी आपका पैसा लगा सकते हैं। तो वीडियो में जानकारी अगर सही लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।